Hello friends, welcome back to all of you at this channel Scientific Learning RNC। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे वर्क एनर्जी पावर्स के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उसी चैप्टर से रिलेटेड आज आगे के कुछ क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, a body of mass 2 kg initially at rest moves on a horizontal table under the effect of force of 9 Newton. The coefficient of kinetic friction of table is 0.2. Find out work done by the force in 16 seconds, work done by the force of friction in 16 seconds, and last change in kinetic energy of the body in 16 seconds. So friends, इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर एट फर्स्ट बॉडी को क्या कराना है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव करवाना है और 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो एक हम लोग यहाँ पर रफली जो है टेबल ड्रा कर लेंगे। ये टेबल है और इस पर जो है ये बॉडी को प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे हम तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी है ये हमारा मूव करेगा। ठीक, उसमें कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इस एक्सेलरेशन में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या हम जो फोर्स अप्लाई किए हैं उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा कि कोई और फोर्स यहाँ पर अपोजिंग फोर्स है। तो अपोजिंग फोर्स यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेलरेशन बॉडी में आएगा उस एक्सेलरेशन में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स एफ ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसका प्रोटेस्ट करता है। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अप्लाई कितना किए थे, 9 फोर्स अप्लाई किया गया था और ये रजिस्ट कर देगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है। वो क्या लग रहा है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू के इंटू आर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो काइनेटिक फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के इंटू आर होता है। और म्यू के इंटू ये क्या बन जाएगा, एम जी। म्यू के की वैल्यू कितना गिवन है, 0.2। मास गिवन है 2 kg और जी की वैल्यू कितना है, 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 न्यूटन। ठीक, तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या हो जाएगा, 9 माइनस यहाँ पर 4 कर देंगे। अपान मास कितना है, 2 kg। इसको सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 4 5 अपान 2, इट विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं आया है। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया था उस फोर्स का एक अपोजिंग डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स था जो कि क्या कर देगा, एक्सटर्नल वैल्यू को रिड्यूस कर देगा और फोर्स कितना बन जाएगा, 5/2। तो एक्सेलरेशन आ चुका है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अंडर 16 सेकेंड, इसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद इन 16 सेकेंड। क्या हो जाएगा, थर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे। u की वैल्यू 0 गिवन है इनिशियली, t इक्वल टू 16 प्लस हाफ, a 2.5 है और t की वैल्यू 16 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 16 का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है s इक्वल टू 1/2 इंटू 2.5 इंटू 16 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 8, और 50 इंटू 8 कितना बन जाएगा? 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 16 3200, और 1 पॉइंट पर डेसिमल है तो ये आ गया 320 मीटर। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट आया है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन अंडर अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स कितना था यहाँ पर? F था, F इंटू यस, फोर्स कितना अप्लाई किए थे हम लोग? 9 न्यूटन, और S की वैल्यू कितना आई है? 320। इसको सॉल्व करेंगे, 0 9 टू जा 18 8 1 9 3 जा 27 1 28 जूल। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। इसके बाद बोला जा रहा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? सेकंड नेक्स्ट पार्ट इसका, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। W इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। F के इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो कितना आया था? 4 न्यूटन आया था। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 4, और डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 320। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये कितना आ जाएगा? 400, 4 2 जा 8 4 3 जा 12। इतना आ गया ये। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि वर्क डन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ये। ठीक है, तो ये -1280 जूल हो जाएगा। एक इसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 16 सेकेंड्स। तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इक्वल टू, या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W इक्वल टू डेल्टा के। सो डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2880 प्लस, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ इसको लिख देंगे। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 0061 1600 जूल। इतना काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि पहले वर्क डन हमारा क्या था? 2880 था, इसके बाद ये -1280 हो जा रहा है, तो इसको जो है क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, वही चेंज हो जाएगा 1600 जूल। इस टाइप से ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए बॉडी ऑफ मास 50 kg इज सिटिंग ए स्विंग, a boy of mass 50 kg is sitting a swing which is suspended by a cord of length 5 meter. A person pulls the swing that the cord makes an angle of 30 degree with the vertical. Calculate the gain in gravitational potential energy of the boy. ये क्वेश्चन है।
यहाँ पर बॉय 50 केजी का है और वो किसी स्विंग पर बैठा हुआ है और स्विंग हमारा 5 मीटर लॉन्ग कॉर्ड से जो है सस्पेंड हुआ है। ठीक है, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है यहाँ। ये यहाँ पर ये बॉय था। ठीक। इसके बाद जब इसको क्या किया जाता है, एक पर्सन कोई पुल करता है, इसको खींचता है, तो ये 30 डिग्री वर्टिकल से जो है बनाने लगता है एंगल। ये कुछ यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पोटेंशियल लेवल में, यहां से यहां तक ये इंक्रीज कर गया है। तो इसको कुछ ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ये बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल इसको 30 डिग्री ले लेते हैं। ये जो टोटल लेंथ था वो कितना है, ये टोटल हमारा कितना है, एल। लेंथ ऑफ कॉर्ड एल है, एल की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 मीटर, और यही ए भी क्या हो जाएगा, ए भी एल हो जाएगा। और हमको पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट है इसको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था, इसको ऐसे समझें, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ बॉय की बात हो रही है, यहाँ पर बैठा है। जब इसको 30 डिग्री में लेके आते हैं तब ये क्या होगा, ये कुछ ऊपर राइज कर जाएगा। ठीक है, कुछ हाइट ऊपर जाएगा, उसकी वजह से इसके पोटेंशियल एनर्जी में कुछ गेन देखने को मिलेगा। और उस गेन को हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी हाइट यहाँ पर इंक्रीज हुआ उसको mg से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, और ये हाइट इतना ऊपर गया है हमारा ऑब्जेक्ट, या यहाँ बॉय की बात हो रही है, इतना ऊपर गया है, आई बी जो है डिस्टेंस ऊपर मूव किया है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ सिंपली। आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आई बी को मैं ऐसे लिखता हूँ, इंक्रीज इन हाइट, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रहा है, इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इंक्रीज इन हाइट डेल्टा एच इक्वल टू, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं बी आई से। ठीक है, बी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आई, ए आई माइनस ए बी। ठीक, और ए आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एल है, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड एल है, माइनस ए बी। अगर ये ए एफ की वैल्यू एल है, एंगल यहाँ 30 डिग्री है, तो ए बी कितना हो जाएगा, यल कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाता है, एल कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा एल कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एल कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, अगेन एल इक्वल टू कितना है, 5, और ये हो जाएगा 2 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2। इसको भी सॉल्व करते हैं, डेल्टा एच फाइनली लिखेंगे यहाँ पर। इसको जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ कैलसी से, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। 5 × 2 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाई 2, 0.67 आ रहा है। 0.67 मीटर हाइट का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो है चेंज, इसमें एनर्जी इंक्रीमेंट निकाल लेंगे। 10 इंक्रीज इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू
कितना हो जाएगा एम जी इंटू डेल्टा एच। एम के प्लेस पर कितना ले लिया जाए यहाँ पर, मास गिवन है 50 kg, तो हेयर m इक्वल टू 50, g इक्वल टू 10, और डेल्टा एच हाइट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 0.67। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये डबल जीरो यहाँ पर ये डेसिमल से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। 5 × 7 35, 5 कैरी 3, और ये 33 हो गया। तो हमारे पास कितने जूल का इंक्रीमेंट हो गया, 335 जूल, 335 जूल का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट वेलोसिटी शुड ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम be thrown vertically upwards so that it reach a height of 40 meter? What will be its maximum potential energy? इसी बॉल को हमको ऊपर के डायरेक्शन में क्या करना है, किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि वहां पर वो 40 मीटर पहुंच जाए, 40 मीटर हाइट तक पहुंच जाए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है और 40 मीटर जाने के बाद वो रिटर्न हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 40 मीटर हाइट पर उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वहां पर जीरो हो गया, वहां से बॉडी रिटर्न बैक हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर जो टोटली हमारा क्या हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वहीं से ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी से, यहाँ से हमको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगी और वेलोसिटी भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिया जाए यहाँ पर, एम जी एच होता है, तो एम की वैल्यू क्या ले लें हम लोग, 100 ग्राम को लिखें एम जी एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। एम के प्लेस पर कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा एम जी एच से, एम कितना है यहाँ 100 ग्राम है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे 0.1, जी इक्वल टू 10 ले लेते हैं, हाइट कितना है यहाँ 40, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40 जूल। ठीक, अब इस mgh को क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, ये 40 हो गया 1/2 मास, मास कितना है 0.1 वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग 80/0.1 इक्वल टू वी स्क्वायर, डेसिमल हटाएंगे ऊपर एक जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू 800, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√2, स्क्वायर रूट लेने पर 800 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20√2। इसको सॉल्व करेंगे, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो ये आ जाएगा ये 28.28 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से अगर बॉल को ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए तो वो 40 मीटर ऊपर तक जाएगा और इसके बाद वो रिटर्न हो जाएगा। 40 मीटर हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, वो 40 जूल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, reaches the ground with a speed of 1.2 root gh, where g is the acceleration due to gravity. ठीक, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन ऑन द बॉडी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कोई बॉय है, वो क्या करता है, बॉय ये कूद जाता है ऊपर से, ठीक है, एच हाइट से ये क्या करता है, ये यहाँ पर
नीचे के डायरेक्शन में कूदता है, ठीक है। और जो ग्राउंड पर इसकी स्पीड है वो कितनी है, यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाती है v की वैल्यू, ग्राउंड पर टकराने के पहले इसका जस्ट क्या हो जाएगा स्पीड 1.2 रूट जी एच। तो बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर एयर फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस हो जाएगा एनर्जी का, तो वही वर्क डन के फॉर्म में जो है हमको बताना है। तो जब ये बॉय यहाँ पर था एच हाइट पर, तो यहाँ कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। और जब ये जंप कर गया तो जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या है 1.2 रूट जी एच, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब अगर यहाँ पर एयर फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी ज्यादा कहाँ पे होगी, इस वाले पॉइंट पर एनर्जी मैक्सिमम होगा, मतलब ज्यादा होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एनर्जी, ठीक। तो लॉस कितने का होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको माइनस कर दिया जाएगा इसके काइनेटिक एनर्जी में से। तो इसको लिखते हैं वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन। अगर एयर फ्रिक्शन ना होता तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाता, वो पोटेंशियल एनर्जी की होता, क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारा किस में, काइनेटिक एनर्जी में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, एयर फ्रिक्शन ऑन द बॉडी। तो W इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एम जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर, वी के प्लेस पर क्या ले लिया जाए 1.2 अंडर रूट जी एच का होल स्क्वायर माइनस एम जी, और एच कितना था स्टार्टिंग में, कैपिटल एच है, इसको कैपिटल में लिखते हैं। 1.2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1.44, ठीक है। और रूट जी एच सॉल्व करेंगे तो ये जी एच हो जाएगा, ऐसा कुछ। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0.77 आ जाएगा। और 0.77 एम जी एच माइनस एम जी एच, ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.23 एम जी एच। इतना एनर्जी जो है क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भाई ये डिवाइड किए हैं जो, ये 0.7 और ये यहाँ 2 होगा, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0.72 माइनस जब करेंगे 1 एम जी एस, तो ये आ जाएगा 0.28, ठीक है। तो माइनस 0.28 एम जी एच जूल हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए बॉल ऑफ मास 5 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर, इट इफ इट्स, ये क्या है भाई, ए बॉल ऑफ मास 5 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट्स द हिट्स द ग्राउंड, ये यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, ये हिट्स द ग्राउंड हुआ, विथ a speed of 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। यहाँ जो गिवन डेटा है इसको लिखते हैं, मास कितना है 5 ग्राम,
इसको लिखा जा सकता है 5 × 10⁻³ kg। और हाइट कितना है 1 किलोमीटर। इसको लिखा जा सकता है 1000 मीटर। जो हिट स्पीड है ग्राउंड पर कितनी हो जा रही है, स्पीड ग्राउंड पर टकराने के पहले कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो पहला आंसर ऐसे निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh कर देंगे यहाँ पर। मास कितना है 5 × 10⁻³ g = 10 ले लेते हैं। हाइट कितना है 1000। तो 10⁻10⁻³ ये फिनिश हो जाएगा। और 5 × 10 कितना आ गया ये 50 जूल। ठीक, ये वर्क डन होगा। और वर्क डन बाई द अननोन रेजिस्टिव फोर्स यहाँ कैलकुलेट करना है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ बॉल की बात हो रही है, जब बॉल को हम लोग ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो स्टार्टिंग में हाइट पर क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। ठीक, जब वो नीचे हिट करता है ग्राउंड को तो वहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एयर फ्रिक्शन था और वही अननोन रेजिस्टिव फोर्स है हमारा। तो उसकी वजह से कुछ लॉस देखने को मिलेगा, वही लॉस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसमें हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। स्टार्टिंग में स्पीड क्या था, जीरो था, क्योंकि ड्रॉप कर रहे थे, तो ये वाला टर्म इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जीरो हो गया। और इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं हम लोग। डेल्टा के इक्वल टू हाफ m के प्लेस पर कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ इंटू v²। वेलोसिटी कितना है गिवन 50। सो हेयर 50²। ये 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको कितना हो जाएगा 2.5। 5 2 से डिवाइड कर दिया गया। 2.5 × 10⁻³ और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 20 जो है इससे क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। यहाँ 10⁻⁻1 बचा और 10⁻⁻1। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 25 625। और यहाँ डेसिमल 1 डिजिट पहले का और यहाँ 10⁻⁻1, ये दोनों क्या कर देंगे डेसिमल 2 डिजिट पहले आ जाएगा। तो इतना जूल हमारा क्या आया, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो लॉस कितने का हो जाएगा बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा के। तो यहाँ से वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना आ जाएगा डेल्टा के माइनस WG। और डेल्टा के की वैल्यू कितनी आई है 6.25 माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया था 50। इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 43.75 जूल विद निगेटिव साइन। ठीक है, ये माइनस में आएगा और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी का क्या हो जा रहा है लॉस हो जा रहा है। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स ऑन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 0.5 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग का केस है, हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, फिर उसको जब खींच दिया जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, तो वहां पर कुछ रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको इनिशियल कंडीशन में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग की वजह से उसमें कुछ एनर्जी सेव हो जाती है, कंजर्व हो जाती है, उसी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। और इसका डायरेक्ट फार्मूला पता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। एक यहाँ पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, फोर्स कांस्टेंट। ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, मतलब उतने ही आसानी से स्प्रिंग जो है अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 न्यूटन पर मीटर, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटी को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 का स्क्वायर कितना, 0.25 इंटू 10⁻⁻4, 100 और ये 10⁻⁻4, इस ये हो जाएगा 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.125 इंटू 10⁻⁻2, या इसी को क्या लिखा जा सकता है, 1.25 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻3। इतनी एनर्जी जो है हमारी क्या होगी, सेव हो जाएगी। और यही वर्क डन किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो है वो कन्वर्ट होगा रीस्टोरिंग फोर्स की तरह, जो है ये एक्ट करेगा। और इसी एनर्जी की वजह से हमारा जो स्प्रिंग था वो इनिशियल कंडीशन में आएगा। ठीक, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है कितना वर्क डन कर रहा है, 1.25 इंटू 10⁻⁻3 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और बाकी जो है आगे के प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जाके आप मेंशन करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दें, नेक्स्ट में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा।